Assalamu alaikum 9th class. I hope that all of you are fine. So our today's topic is active transport. Active transport is the movement of molecules from area of lower concentration to the area of higher concentration. This movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. सो लास्ट टाइम हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस किया तो हमने देखा था कि वो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है वो अलोंग द ग्रेडियंट है। मतलब आपके पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, इसलिए हमें उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम उसको कह रहे थे वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो जब भी मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करवाना होता है तो हमें रिक्वायर होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस के लिए आपको जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे कि आपको वो एग्जाम्पल दे रहे हैं सोडियम पोटाशियम पंप की। वो कह रहे हैं कि जब आपके पास नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रही होती, यानी नर्व इम्पल्स कोई मैसेज लेके नहीं जा रही होती। ओबियसली हमें पता है कि नर्व सेल्स का काम क्या होता है, ब्रेन को मैसेज कन्वे करना, ठीक है, और फिर ब्रेन से अफेक्टर्स की तरफ मूव करना ताकि वो अफेक्ट करवा सकें कोई एक्शन। अब होता क्या है, होता ये है कि जब नर्व इम्पल्स में कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो हम कंडक्ट नहीं करवा रहे नर्व सेल्स के अंदर, तो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होते हैं जो उस रेस्टिंग फेज के अंदर हायर कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल मेंटेन कर रहे होते हैं। यानी उनका फंक्शन क्या है कि उन्होंने सोडियम की कंसनट्रेशन को कम रखना है और पोटाशियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादा रखना है। और इस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सोडियम को सेल से बाहर निकाल देते हैं एनर्जी को यूज़ करते हुए, ताकि सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर क्या रहे, कम रहे। सेम एज इट इज़ पोटाशियम के साथ वो क्या करते हैं, सिमिलरली दिस पंप मूव्स पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल where they are in higher concentration. As you can see in this picture कि क्या हो रहा है, कैरियर प्रोटीन्स येलो कलर की इंडिकेट की गई हैं। ये आपकी कैरियर प्रोटीन्स हैं जिनको आप सोडियम पोटाशियम पंप भी कह सकते हो, क्योंकि ये मूवमेंट करवा रहे हैं आपके पास सोडियम और पोटाशियम की। तो वो हेल्प आउट करवा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सोडियम और पोटाशियम के मूवमेंट को क्या करना है, मेंटेन करना है इनसाइड द सेल and outside the cell. Our next topic is endocytosis. In endo mean inside, cyto mean cell, मतलब सेल के अंदर हमने कोई चीज़ अगर मूव करवाई है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल जब हम इनसाइड द सेल मूव करवाएंगे तो हम उसको कहेंगे दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज एंडोसाइटोसिस. It is the process of cellular ingestion of bulky material by the enfoldings of cell membrane. क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल सेल के पास आता है तो सेल मेम्ब्रेन उसको अपने लपेट में ले लेती है। आप कह सकते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन रैप कर लेती है आपके उस पार्टिकल को। The two forms of endocytosis is phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis में क्या होता है, सेलुलर ईटिंग है, और पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग है। मतलब फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हम मूव करवाएंगे सेल के अंदर, लेकिन पिनोसाइटोसिस में हम कोई लिक्विड की फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने सेल के अंदर लेके जाएंगे। In phagocytosis, cell takes in solid material, while in pinocytosis, cell takes in liquid in the form of droplets. अब यहाँ पे ब्लू पिक्चर के अंदर इंडिकेशन की गई है कि किस तरह से बल्की मटेरियल जो है
वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट हुआ है और सेल मेम्ब्रेन ने उसको क्या किया है, कवर अप कर लिया। कवर अप करने के बाद सेल मेम्ब्रेन की उतना सा पोर्शन जिसमें उसने उसको कवर अप किया है वो उसी के राउंड अबाउट ले रहेगा और वो उसको अंदर मूव करवा देगा, जिसको हम वैक्यूल कहेंगे। ठीक है, अब वैक्यूल की क्या होगी, बल्कि मटेरियल टू बी एक्सपोर्टेड। इंजेक्शन हो चुकी है, इमेजिनेशन हुई सेल मेम्ब्रेन में, उसने इंजेक्शन कर लिया आपके उस फूड पार्टिकल की और वो फूड पार्टिकल जो है वो वैक्यूल बन गया और वेजिकल भी इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसकी डाइजेशन हो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को अगेन जो है वो लाइस करवा दिया जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपका मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगी। डाइजेशन हो गया, जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी नहीं रिक्वायरमेंट वो हमारे पास क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल की क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस क्या है, इन दिस प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड out of the cell. This process adds new membrane which replace the part of cell membrane lost during endocytosis. अब जो भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन रिलाइज करवा के क्या करवाया गया था, डाइजेस्ट करवाया गया था, अब वेस्ट मटेरियल जो हमने बॉडी से बाहर मूव करवाना है उसके राउंड अबाउट भी अगेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन आएगी, कवर अप किया जाएगा उस मटेरियल को। और जब वो मटेरियल फ्यूज़ होगा अगेन सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो वो सेल मेम्ब्रेन के उस पोर्शन को वहीं पे छोड़ देगा और सिर्फ उस पार्टिकल्स को जो उस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है उनको बाहर भेज देगा, एक्सपोर्ट करवा देगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन आउट, ठीक है, साइटोसिस मीन सेल से बाहर, मतलब हमने अपने मटेरियल को सेल से बाहर निकाल दिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।